Hello everyone, I'm Manvir from IBT Overseas. I welcome you all to IBT official YouTube channel. I have a request for you. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत जल्दी और सबसे पहले मिले। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव मिले तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करें। In this video, we'll discuss the documents required for US F1 स्टडी वीज़ा। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं और कभी कभी स्टूडेंट हमें अप्लाई करने भी आते हैं बट डॉक्यूमेंट साथ में कैरी नहीं करते हैं। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे जब हमने स्टूडेंट को अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए, I-20 या ऑफर लेटर के लिए, या उसके बाद स्टूडेंट ने अपने फाइनल इंटरव्यू पे जाना है तो उस टाइम पे वीज़ा ऑफिसर ने उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स तो आपको क्लियर हैं कि जब भी हम किसी कंट्री की इमिग्रेशन के लिए जाते हैं या स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। यहाँ से एक रिक्वेस्ट है मेरा स्टूडेंट से कि यूएसए का जो स्टडी वीज़ा F1 कैटेगरी, ये हमें 5 ईयर्स का कंप्लीट वीज़ा मिलता है। तो जिन भी स्टूडेंट के पासपोर्ट का वैलिडिटी आने वाले 5 ईयर्स तक का है वो स्टूडेंट का पासपोर्ट तो वेल एंड गुड है, पर जिन स्टूडेंट के पासपोर्ट का वैलिडिटी 5 ईयर्स से कम है तो उनसे रिक्वेस्ट है अब एक बार पासपोर्ट पे अभी काम करना स्टार्ट कर दें। कोई इतना ट्रबल नहीं है, हमने काफ़ी स्टूडेंट्स का वीज़ा करवाया है जिनका वैलिडिटी 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का था। यहाँ से उनका स्टैंप हो जाएगा उतने टाइम के लिए, और जो इनका I-20 है वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। जो F1 वीज़ा वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। इनको दोबारा यूएसए में जाके यहाँ से पासपोर्ट का रिक्वेस्ट देना होगा, दोबारा पासपोर्ट बनवाना होगा, फिर उस पासपोर्ट के ऊपर नया स्टैंप करवाना होगा ताकि उनका जो ड्यूरेशन है 5 ईयर्स का वो उस पासपोर्ट पे कंप्लीट हो जाए। इंपॉर्टेंट ये है जब भी आप अप्लाई के लिए आओ तो अपने पासपोर्ट का वैलिडिटी चेक करो। 5 ईयर्स का वैलिडिटी है तो वेल एंड गुड, यू आर ऑल हैप्पी टू गो फॉर द एप्लीकेशन। अब दूसरा हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आता है दैट इज़ योर क्वालिफिकेशन, दैट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें जो सबसे बेसिक रहता है हमारे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, वो स्टूडेंट के पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक के बाद अगर किसी ने 12th किया हुआ है तो 12th का उनका जो DMC है वो उनके पास होना चाहिए। अब उसके बाद जो स्टूडेंट ने 12th के बाद बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, उन स्टूडेंट के लिए अगर आपने बैचलर्स किया है तो आपका 3 इयर्स का बैचलर्स है, आपके 6 सेमेस्टर है तो सभी सेमेस्टर के DMC अलॉन्ग विद द डिग्री। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट लाइक अभी जैसे रिसेंट पास आउट होंगे मई जून में तो वो DMC तो लेके आ जाते हैं बट डिग्री अप्लाई नहीं करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, एक तो आप अपना प्रोविजन डिग्री बाय द अर्लीस्ट अपने कॉलेज से ले लें, बिकॉज जैसे आपके पास आपका DMC आता है उसके बाद वो आपको आपका प्रोविजन डिग्री इशू कर सकते हैं। एंड प्रोविजन डिग्री के ऊपर हम स्टूडेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर लेटर इशू करते हैं बट I-20 के टाइम आपसे आपका डिग्री ज़रूर मांगेंगे बिकॉज यही डिग्री आपको एम्बेसी में भी कैरी करना होगा। इम्पॉर्टेंट है टाइम वेस्ट ना करें। जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो अपने DMC कलेक्ट करें, DMC के बाद प्रोविजनल डिग्री कलेक्ट करें, उसके बाद बाय द अर्लीस्ट अपनी यूनिवर्सिटी में जो आपका फाइनल डिग्री है उसके लिए अप्लाई करें बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बिकॉज जो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो सभी स्टूडेंट को नॉलेज भी है एंड वो लाइक किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहें स्टडी वीज़ा के लिए तो वो जाते हैं, दैट इज़ फर्स्ट IELTS एग्ज़ाम। नॉर्मली IELTS एग्ज़ाम में जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस इनका रिक्वायरमेंट स्टार्ट होता है 5.5 बैंड से, 6 बैंड से, 6.5 बैंड से, नॉट लेस देन 5.5 बैंड। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रिक्वायरमेंट जो रहता है ओवरऑल 5.5 रहता है, एक में 5, 2 में 5 हो तब भी कोई मायने नहीं रखता है। अब IELTS के अलावा और कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप अपीयर कर सकते हो? IELTS हो गया आपके पास, PTE PSA टेस्ट ऑफ इंग्लिश, TOEFL का एग्ज़ाम हो गया, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास ड्यूलिंगो एग्ज़ाम हो गया, बिकॉज आजकल ड्यूलिंगो का एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। एंड वीज़ा भी हमने बहुत फ्रिक्वेंटली देखा है। ये एग्ज़ाम ईजी भी है
और इसमें बहुत कम टाइम लगता है अपीयर करने में, और इसका प्लस पॉइंट पर कॉस्टिंग बहुत कम है। आप कहीं भी ड्यूलिंगो एग्जाम की कोचिंग के लिए जाते हो तो इसका फी रहेगा 5 to 10,000। एग्जामिनेशन फी अराउंड $50, वही 4,4200 4200 तक का मैक्सिमम एक्सपेंस होता है आपका अब ड्यूलिंगो एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। सो आइल्स हो गया हमारे पास, पीटी हो गया, ड्यूलिंगो हो गया, टॉफल हो गया। अब इसके ऊपर कुछ एक हाई लेवल यूनिवर्सिटीज आती हैं, अब उनके रिक्वायरमेंट में वो जीआरई मांगेंगे, जीमेट मांगेंगे अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो सेट मांग सकते हैं आपसे। सो ये वाले जो एग्जामिनेशन है ये भी ये लोग डिमांड करते हैं। अब इसके बाद वो स्टूडेंट जिसके पास टाइम नहीं है या जिसको लगता है कि मुझे लाइक डिफिकल्टी रहेगा आईएलटीएस एग्जाम करने में, आई डोंट वांट टू पुट माय लाइक एफर्ट्स फॉर दैट, तो उनके लिए क्या है कि वो MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप अपने स्कूल या कॉलेज से बना सकते हो। अगर आपने 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर आपने नॉन मेडिकल किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या उसके साथ जो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट या बाकी कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़े हैं, तो अपने स्कूल में जाएं, अपने प्रिंसिपल से या अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें, फॉर्मेट वी कैन प्रोवाइड यू। अब उस फॉर्मेट के ऊपर मेंशन करवा लें कि दिस स्टूडेंट हैज़ पास 12th क्वालिफिकेशन फ्रॉम दिस स्कूल एंड हैज़ like studied all the examinations in English language and he is well versed in learning speaking and reading and writing of all modules of English. सो इतने से हमारा जो इंग्लिश का पेपर वो स्टार्ट हो जाता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। और जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है वो भी अपने कॉलेज में जाए और ऐसा सेम डॉक्यूमेंट MOI बना के सबमिट करें, तो इससे आपका जो इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है LOR। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। चाहे इस डॉक्यूमेंट को बनाने में 2 या 10 मिनट लगते हैं, बहुत एफर्ट्स नहीं लगते हैं, बट अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट या कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट देखें तो उनके लिए मैंडेटरी होता है कि आप कम से कम 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करें। अब जिस बच्चे ने +2 किया है उनको इजीली क्या करना है, अपने स्कूल में जाना है, फॉर्मेट वी कैन प्रोवाइड यू। बेसिकली उसमें 2-4 लाइनें होती हैं कि ये स्टूडेंट ने हमारे यहाँ से 10+2 या ग्रेजुएशन या 10th जो भी किया है, जो क्वालिफिकेशन पास किया है, और मैं इस स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ कि USA में जाके अपनी फर्दर स्टडीज को कंप्लीट करें। दैट इज वी कॉल इट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। दिस इज अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन विच इज given by your school teacher, by your principal, and that is given to the university, so they believe that like this student is being recommended by that specific person. And this question can also come in your interview, that who has recommended you for your further studies in the USA. एंड जिन स्टूडेंट ने बैचलर्स या मास्टर्स किया वो अपने कॉलेज में जाएं, कॉलेज से बात करें। सो 2 हमें यहाँ पे LOR चाहिए होंगे, एक आपका प्रिंसिपल से और एक आपके स्कूल टीचर से। अब इसमें जो स्टूडेंट वर्किंग में है, उनका ग्रेजुएशन में टाइम हो गया है, वो आपका जो लाइक एम्प्लॉयर है या आपका जो HR है, आप उनसे भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि दैट आई नो दिस पर्सन हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर दैट मच टाइम एंड I strongly recommend this person to pursue his masters or his further qualification from the USA, so that this may enhance the students' skills in the working. So this is related with letter of recommendation, right? So ये हमारे पास LOR का डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है, ये तो हमारे अब तक के डॉक्यूमेंट्स हो गए जहाँ तक हम अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। अब I-20 अप्लाई करने के लिए वी नीड टू हैव योर सेविंग बैंक फंड स्टेटमेंट। सो इसमें क्या है कि आपको आपका एक पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, एंड उसमें वी नीड टू हैव एटलीस्ट 35 lakhs। एंड उस फंड का, अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं और फिक्स डिपॉजिट का FD एंड उसका बैलेंस सर्टिफिकेट दे देते हैं। बट ये स्टूडेंट US से आपसे वीज़ा से पहले कोई फ़ी डिमांड नहीं कर रहा। वो चाहता है कि जो भी पैसा आपके पास पड़ा है इन अमाउंट 35 लाख 40 लाख, दैट शुड बी इन अ लिक्विड फॉर्म। जो आप आज अभी ऑर्डर करो, अभी आपको फ़ी करना है तो उसके ऊपर कोई कंडीशन हो। बेसिकली फिक्स डिपॉजिट में कंडीशन होता है दैट इज रिलेटेड विद द इंटरेस्ट। अगर आपको इतना इंटरेस्ट लेना है तो आपको इतने टाइम के लिए इस डिपॉजिट को अपने पास रखना है। यूजली वेरी करता है 6 months, 1 year, 2 years जो बैंक के FD के टेन्योर होते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट USA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स के पास अवेलेबल फंड्स हैं तो उनको आप सेविंग अकाउंट में रखें। सेविंग अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट का बैलेंस सर्टिफिकेट, एंड बैलेंस सर्टिफिकेट शुड बी ऑन द बैंक लेटर हेड with a proper stamp by the branch and with a proper bank manager signature.
सो ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे बैंक की तरफ से टू प्रूव दैट यू आर फाइनेंशियली साउंड to go and pay your fee and like to bear your living expenses in the USA। अब इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ तक हमने फंड स्टेटमेंट सबमिट कर दिया। Till then like we have completed all the documents to get the I-20 from the university। अब I-20 आ चुका है, अब हमारा काम शुरू होता है to go towards the embassy and take your embassy slot and appear for the interview। अब एम्बेसी ये डॉक्यूमेंट तो आपके देखेगी कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके पास IELTS या फिर कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम चाहिए, वैलिड पासपोर्ट आपके पास चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास चाहिए, आपके पास वैलिड बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब इसके साथ जैसे आपका I-20 आ जाए उसके बाद आपको DS-160 फॉर्म फिल करना है और उसका सबमिशन का कंफर्मेशन भी आपको इंटरव्यू के टाइम एम्बेसी में कैरी करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट DS-160 फॉर्म है। अगर आप खुद सेल्फ अप्लाई कर रहे हो तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी एक एक्सपर्ट का एडवाइस जरूर लें, बिकॉज हमने ऐसे ऐसे वीज़ा निकाले हैं जो खाली DS-160 में दी हुई चीज़ों से वीज़ा ऑफिसर इम्प्रेस हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है, जिसमें हम छोटी सी स्टेटमेंट भी एक SOP देते हैं, उससे इंस्पायर होकर आपको वीज़ा दे देता है। वी हैव सीन सो मैनी केस स्टडीज लाइक दिस। सो DS-160 आप फिल करें, सर्विस फ़ी का पेमेंट करें, बिकॉज जब आप एम्बेसी में जाओगे तो आपका सर्विस फ़ी का जो पेमेंट का कंफर्मेशन है वो देखा जाएगा कि आपका सर्विस ID क्या है और इसमें आपने सर्विस फ़ी का पेमेंट किया है। एंड इसके बाद जो आपका इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट और उसका जो आपका वैक और VF जो आपको BSc जो काउंसलर का अपॉइंटमेंट है और जो आपका बायोमेट्रिक उसका भी आपके पास प्रिंटेड होना चाहिए। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए अगर आप घर पे बैठे प्लान कर रहे हो कि मुझे USA के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना। अगर इन डॉक्यूमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जब अभी आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना, कुछ टाइम रुक के प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो अभी इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें ताकि जब आप कहीं भी प्रोसेस के लिए स्टार्ट के जाएँ, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपका I-20 1 to 3 मंथ्स के अंदर हम मंगवा सकें। सो अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जहाँ आपको आपकी USA स्टडी वीज़ा के रिलेटेड, DS-160 फॉर्म से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, जब एक दो और वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारे IBT के ऑफिशियल नंबर 8677812345 पे कॉल करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप से शेयर करें, असेसमेंट करके आपको इंस्टेड यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम आपका अप्लाई करेंगे, कौन सा कोर्स अप्लाई करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे IBT के हेड ऑफिस जालंधर, साथ में ब्रांच ऑफिस लुधियाना, पटियाला और चंडीगढ़ विजिट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करा सकते हैं और अपना USA में जाके स्टडी करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।